जैसा कि मैं कह रहा था आपको पहले, विदाई अपने आप में बड़ा दुख का बड़ा मार्मिक पल होता है, जहाँ पर बिछुड़ना अपने साथियों से, अपने अध्यापकों से और विद्यालय के उस प्रांगण से आपको विदा होना होता है, जहाँ पर आप अपनी बाल्यावस्था में अपने नन्हे नन्हे कदमों से, अपनी तुतलाती आवाज़ में अपने साथ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ इस विद्यालय में अपना पहला कदम रखते हैं। और इसी परिवेश में आपने बोलना, चलना, पढ़ना, लिखना और पूरी सामाजिकता, नैतिकता, हर प्रकार के व्यवहार गुण यहाँ आपने सीखे। और इस जगह से जब आप विदा हो रहे हैं तो ये संभवतः ही बड़ी पीड़ा की बात है, दुख की बात है। दूसरी ओर आज का दिन आप लोगों के लिए बड़ा चुनौती का दिन है। चुनौती का दिन इसलिए है कि कक्षा 1 से 12 तक जो विद्यार्थी विद्यालय में जब अपनी बाल्यावस्था में आते हैं, बचपन में आते हैं, तो उनको विद्यालय में बार बार उनको उनकी गलतियों के बारे में सलाह देने के लिए, टोकने के लिए विद्यालय में अध्यापक रहते हैं और उनको एक नैतिक शिक्षा, साथ ही जो बौद्धिक विकास के लिए हर समय अध्यापक यहाँ तत्पर रहते हैं। लेकिन आप अब कक्षा 12 उत्तीर्ण करने के बाद में एक नए क्षेत्र की ओर अग्रसर हो रहे हैं, एक नई डगर, नई राह की ओर बढ़ रही है, जहाँ पर आप ही अपने सलाहकार हैं, आप ही अपने भविष्य के निर्धारक हैं। आपको अपने भविष्य के बारे में खुद को ही सचेत होना है, खुद ही अपने विवेक से अपने निर्णय सारे करने हैं। कक्षा 12 के बाद में आपके लिए बड़ी चुनौती है कि वर्तमान समय जिस रोजगार उन्मुख है, भौतिकवाद युग है, और उसमें आपको अपने इस प्रकार के विषय का चयन करना है जो आपकी रुचि के अनुरूप हो और साथ ही रोजगार उन्मुख भी हो। तो ये भी आपके लिए बड़ा एक चुनौती, बड़ा चैलेंज रहेगा। कुछ ही दिनों पहले हमने बसंत पंचमी का पर्व मनाया। आज फिर प्रकृति का नियम शाश्वत हो रहा है। पतझड़ के बाद प्रकृति ने अपना रूप परिवर्तन किया, बसंत आया, सारे पेड़ पौधे पुष्प और पत्तों से पल्लवित हो गए, पूरी प्रकृति नैना अभिनव हो गई, बहुत सुंदर लगने लग गई। लेकिन अगर हम कल्पना करें बसंत पंचमी से पहले उन पेड़ों की क्या दशा थी, क्या स्थिति थी। पतझड़ के समय जिस प्रकार से पूरी प्रकृति उदासीन सी नजर आती है और बसंत आते ही वो प्रकृति अपना रूप परिवर्तित कर लेती है और हर और मन में एक नई उमंग, नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। ऐसी एक स्थिति हमारे समक्ष आज बन गई है। हमारे विद्यार्थी जो हमसे बहुत जुड़े हुए थे, आज हमसे जुदा हो रहे हैं, हमसे दूर हो रहे हैं। लेकिन प्रकृति का नियम है, हर दुख के बाद सुख, हर रात के बाद सवेरा, हर बिछुड़ने के बाद मिलना। ये मिलना, बिछुड़ना, दुख सुख एक सिक्के के दो पहलू हैं, जीवन के दो आयाम हैं। अब आपको अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना है। आपको अपने जीवन का एक नया लक्ष्य चुनना है। तो इस नए लक्ष्य के लिए आपको अपने विवेक से अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने आयामों का चुनाव करना है। मनुष्य का जीवन एक नदी की भांति होता है। जिस प्रकार से एक अबोध बालक इस विद्यालय में आता है, उसे कुछ भी नहीं पता होता है, ऐसे ही नदी जो है, नदी का अगर मूल रूप देखें तो एक बर्फ, एक ग्लेशियर है। ग्लेशियर से पिघलने के बाद में नदी पहाड़ों से धरातल पे उतरती है और प्रवाहमयी होती हुई और समुद्र में मिल जाती है। अब वही नदी जो प्रवाहमयी है, निरंतरता है उसमें, गतिशीलता है और उसको हर जगह पूजा जाता है। हर कोई उसका आदर सत्कार करता है क्योंकि वह नदी गतिशील है। अगर हम कहें कि पानी है उसमें, वो सिंचाई का पानी तो हम तालाबों से भी ले सकते हैं, भूमिगत जल से भी ले सकते हैं, लेकिन नदी सर्वत्र पूजनीय है क्योंकि उसमें गतिशीलता है, निरंतरता है। अगर वही नदी कहीं ठहराव ले लेती है तो तालाब का रूप, झील का रूप ले लेती है। झील और तालाब को कहीं पूजा नहीं जाता, उसका उपयोग जरूर किया जाता है। वही स्थिति उस नदी की जब वो विशाल समुद्र में अथाह पानी के स्रोत में जाकर के मिल जाती है, अपने अस्तित्व को खो देती है। उस स्थान पर इस विशाल महासागर का कोई सम्मान, कोई आदर सत्कार नहीं है। लेकिन नदी की एक छोटी सी धारा का इतना सत्कार क्यों है? क्योंकि उसमें गतिशीलता है।
हमें प्रकृति के हर एक आयाम, प्रकृति के हर पल से हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं। नदी है वो हमें शिक्षा देती है कि हमें जीवन में हर समय गतिशील होना चाहिए, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। विवेकानंद जी ने युवाओं के लिए कहा है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लें। व्यक्ति चाहे वह बाल्यावस्था में विद्यार्थी हो, चाहे युवा अवस्था में कोई अभिभावक हो या वृद्धावस्था में हो, हम सबके कोई न कोई लक्ष्य होते हैं। हमारे जीवन के अलग अलग पड़ाव में हमारे अलग अलग जिम्मेदारियां और हमारे अलग अलग लक्ष्य होते हैं। तो हमें अपने लक्ष्य का निर्धारण करना है। कई बार विद्यार्थियों में क्या मनोदशा हो जाती है, परीक्षाएं नजदीक हैं और विद्यार्थी परीक्षाओं के तनाव में आ जाते हैं और एक कीन प्रतिभा मूड की स्थिति में अपने आप का निश्चय नहीं कर पाते हैं कि मुझे किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। लक्ष्य की बात करूं तो एक महान संत ओशो हुए हैं, उन्होंने अपनी एक विचारधारा दी है और उन्होंने कहा है कि मनुष्य को जिस काम में रस आने लग जाए तो इसका मतलब उसकी सफलता निश्चित है। रस, जिसको साहित्यिक भाषा में, हिंदी साहित्य में रस का मतलब आनंद, आनंद की अनुभूति। व्यक्ति को अगर किसी काम में आनंद की अनुभूति होने लग जाए, चाहे वह विद्यार्थी हो चाहे युवा अवस्था में हो, अगर एक विद्यार्थी को अपने काम में, अपनी पढ़ाई में अगर रस आने लग जाए, आनंद आने लग जाए, तो इसका मतलब उसकी सफलता निश्चित है। उदाहरण के लिए एक विद्यार्थी या एक बच्चा मान लो फुटबॉल का खेल खेल रहा है, बहुत स्टेमिना चाहिए, बहुत स्प्रिंट लगते हैं, 2 घंटे 2.5 घंटे तक वह बहुत दौड़ भाग करता है, कितने ही किलोमीटर निकाल देता है, लेकिन वो थकता नहीं है। क्या है उसकी वजह? उसकी वजह है उसको उस काम में रस आ रहा है, आनंद आ रहा है। अगर आपको अपने जीवन में किसी भी काम में आनंद आने लग गया तो इसका मतलब समझ लें कि आप सफलता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और अगर आप पढ़ने बैठे और आपके दिमाग में उसके प्रति कोई रुचि नहीं बन रही है, इसका मतलब आप अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं। और ये सारी बातें एक मनुष्य के मन की उपज हैं, उसके मस्तिष्क की सोच है। ये वैसी स्थिति है जैसे मान लो एक किसान खेत में शाम तक काम करते हैं, थक गया, उठने की हिम्मत नहीं है और अचानक बरसात आ गई, ओले गिरने शुरू हो गए या कोई भी प्राकृतिक आपदा आ गई, तो वो किसान, हम कोई भी बैठते नहीं हैं, हम उसके बचाव में अनायास ही हमारे अंदर से एक ऊर्जा निकलती है और हम उस काम को करने में तत्पर हो जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं, जुट जाते हैं। ये स्थिति क्यों पैदा होती है? ये स्थिति पैदा होती है आपकी मनोस्थिति के कारण। अब जो विद्यार्थी परीक्षाओं के नजदीक हैं, अभी भी वो इस प्रकार के मनोवेग में है, इस प्रकार की उनमें मन में मनस्थिति है कि शायद हम पास होंगे नहीं होंगे, अच्छा परिणाम लेंगे नहीं लेंगे। देखो, जीवन में उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, अच्छा परिणाम, ये भी सब कुछ नहीं है, लेकिन साथ में ये भी जरूरी है कि आप जिस लक्ष्य को लेकर के कक्षा 1 से लेकर के और 12 तक विद्यालय में आए हैं, तो उसके पीछे आपके माता पिता, उनका कितना बड़ा त्याग है, उनका कितना बड़ा बलिदान है, उन्होंने कितनी जिम्मेदारी को किस स्थिति में निभाया है। जिस विद्यार्थी ने इस बात को उठते ही सुबह एक बार मनन कर लिया कि मेरी मम्मी मेरे पापा ने किस स्थिति में मुझे विद्यालय भेजा है, और वो मुझे विद्यालय भेजने के लिए, सुविधाएं जुटाने के लिए उनका आय का स्रोत क्या है, वो किस प्रकार से पैसे हमारे लिए जुटाते हैं। और फिर शाम होते ही आप सुबह आपने लक्ष्य निर्धारण कर लिया कि आज मुझे ये काम करना है, मुझे ये अध्याय याद करना है, या जो भी मेरा लक्ष्य है मुझे पूरा करना है। और शाम को एक बार आपने मनन कर लिया कि मैंने जो सुबह निश्चय किया था, क्या मैंने वो लक्ष्य पूरा किया है, या उसको प्राप्त करने के लिए मैंने कोई भी आंशिक कोई कार्य किया है। अगर इस प्रकार की विचारधारा, इस प्रकार का अगर कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में इस प्रकार का एक सूत्र अपना लेगा, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि उसे अपने जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। जहां तक मैं ये मानता हूं कि एक व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए कोई ज्यादा बड़े सूत्र की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने जीवन में 4A को एक सफलता का सूत्र मानता हूं। फर्स्ट इज एम, मीन्स आपका अपने जीवन में आगे बढ़ने का कोई एम, लक्ष्य होना चाहिए। सेकेंड इज एफर्ट्स, फिर उसके बाद में आपको उसके अनुसार एफर्ट्स करने हैं। थर्ड इज असेसमेंट, फिर आपने जो काम किया उसका असेसमेंट करना है, मूल्यांकन करना है कि क्या मुझे उसमें सफलता मिल रही है कि नहीं मिल रही है। और फोर्थ इज री एफर्ट्स,
उसमें फिर दोबारा आपको उसमें क्या करना है, संघर्ष करना है। तो इसमें कोई दो राय नहीं, सफलता अवश्य मिलती है। कक्षा 12 के विद्यार्थी जिनको मैंने अपने सत्र पर्यंत भूगोल विषय पढ़ाया, हालांकि मेरा विषय हिंदी है, लेकिन यहाँ भूगोल की व्याख्याता नहीं थे, तो आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय राज सिंह जी महिला ने मुझे पूछा कि गुरुजी भूगोल की दिक्कत आएगी। तो मैंने कहा कि सर मैं भूगोल पढ़ाना चाहता हूँ। तो इन्होंने कहा कि 11वीं 12वीं दोनों क्लास से, मैंने कहा कि मैं पढ़ा दूंगा। अब उसके लिए मुझे घर पर उसकी तैयारियां करनी पड़ी, जो भी है। मैं मानता हूं कि मैं भूगोल का विषय अध्यापक नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैंने बच्चों में जो एक इनकी जो रुचि देखी और आप लोगों का जो एक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास देखे, उससे मैं बहुत आशान्वित हूं और मुझे उम्मीद है कि आप भूगोल विषय में अच्छा परिणाम लेकर के आएंगे। जैसा कि मेरे से पहले वक्ता आदरणीय महेश जी ने बताया कि अध्यापक बच्चों से कभी कुछ गुस्से में या हंसी मजाक में कुछ कह दे, वैसी बात मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ कि अगर मैंने कहीं आवेश में या फिर किसी कमी को देखते हुए आपको कहीं डांटा हो और आपके स्वाभिमान को कहीं आघात पहुंचा हो, तो उस बात को आप यही भूल जाएं। हालांकि आप लोगों ने मेरी पढ़ाने की शैली को देखा होगा, मैं कभी भी बोरियत से नहीं पढ़ाता, हमेशा बच्चों को एक खुशी के माहौल में, आपके और अध्यापक और बच्चे के बीच जो कम्युनिकेशन गैप है वो मैं कम से कम करने की कोशिश करता हूँ। बच्चा जितना ज्यादा दबा हुआ होगा अपने अभिव्यक्ति उतना ही कम करता है, और मैं इसी फिलोसफी पे चलता हूँ, इसी प्रकार की बातों पे चलता हूँ। और मैंने हमेशा आप लोगों के बीच की जो दूरियां हैं, अभिव्यक्ति करने के लिए जो झिझक है, उसको कम करने के लिए आपको बीच बीच में हंसाना, आपसे चाहे बच्चों को आपस में कॉम्पिटिशन के माध्यम से समझाना, इस प्रकार के मैंने काम किए और उम्मीद करता हूं कि आप एक मेरे को बेहतर परिणाम, भूगोल ही नहीं आप हर विषय में एक बेहतरीन परिणाम लेकर के आएंगे। एक अध्यापक की स्थिति एक कुम्हार की भांति होती है। जैसे कुम्हार होता है, वह मटके को तैयार करने के लिए मिट्टी को गूंथता है। जब बच्चा विद्यालय में आता है तो मिट्टी के स्वरूप में ही होता है, उसका न कोई आकार होता है, नहीं उसमें कोई व्यवहार होता है, अबूझ होता है। तो एक बालक है, उसकी स्थिति एक मिट्टी की भांति है, अध्यापक एक कुम्हार की भांति है। अब जिस प्रकार से कुम्हार मटका बनाने के लिए, उसको स्वरूप देने के लिए, उसका आकार देने के लिए एक हाथ अंदर से लेता है, दूसरे हाथ में लकड़ी से जोड़ जोड़ से मटके को पीटता है। अंदर का हाथ कुम्हार का इसलिए है कि मटके के शेप में, मटके के आकार में कोई परिवर्तन न हो जाए, वो जिस लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है उस लक्ष्य में कहीं व्यवधान न आ जाए। वैसी मनस्थिति, वैसे ही मनोदशा एक अध्यापक की होती है। अध्यापक कक्षा में जाता है तो जो रूप दिखाता है वैसा स्वरूप, वैसा रूप, उस प्रकार के आवेग उसके मन में नहीं होते हैं। वह अपने बच्चों को डराता है, धमकाता है, लेकिन उसकी मन की जो भावनाएं हैं वह कुम्हार के घड़े के अंदर वाले हाथ की भांति होती हैं। वो ये भी सोचता है कि बच्चे को चोट पहुंचा रहा हूँ, उसको डरा रहा हूँ, धमका रहा हूँ, लेकिन उसका मनोबल न टूट जाए, इस बात को भी वो ध्यान में रखता है। इसी प्रकार की भावनाएं आपसे जुड़ी रही। एक बार